हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल करीम और आज हम C++ प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और C++ प्रोग्रामिंग के लिए जो मैं IDE यूज़ करूँगा वो dev C++ है। हम dev C++ का इस्तेमाल करेंगे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग टर्बो C++ का इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी उसका काफ़ी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहुत ओल्ड है, वो अभी यूज़ नहीं होता। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप dev C++ का इस्तेमाल करें या कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करें या कोई जो न्यू IDE है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें जो dev C++ है उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, आपकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी अलग दे दी गई है उससे, लेकिन तकरीबन सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप न्यू फाइल पे जाएंगे और सोर्स न्यू फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है अपनी कोडिंग। लेकिन आपको मैं इस लेक्चर में पहली बात तो मैं आपको कोई इंट्रो नहीं दूंगा कि C++ कब आई, क्यों आई, किसने दी, क्योंकि ये टोटली चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, यानी C++ का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, हम कैसे C++ का प्रोग्राम एक लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो C++ प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बेसिक से। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो सीख पाए। ठीक है, हम जब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं C++ की, तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस आते हैं, उन सेक्शंस को लिखना लाजमी होता है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, अच्छा, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो जाए तो वो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सीखना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है? इस सेक्शन के अंदर हम जो भी कमेंट वगैरह करते हैं उस सेक्शन को हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम कमेंट कर दें कुछ चीजें जो कंपाइलर हमारा रीड ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो वो चीज हमारी कमेंट हो जाती है। जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखा हुआ है, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाई, तो ये चीज हमारी कमेंट होगी, और इसको हम कहते हैं 1 लाइन कमेंट। ठीक है, ये 1 लाइन कमेंट है। उसके बाद मल्टीपल लाइन को अगर आपने ब्लॉक करना है ताकि कंपाइलर रीड न कर पाए, तो सपोज करें ये मल्टीपल लाइंस हैं, आपने इसको ब्लॉक करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, देन जहां तक आपने क्लोज करना है वहां पे फिर आपने स्टार लगाना है और फॉरवर्ड स्लैश, तो यहां तक जो भी चीजें होंगी आपकी वो क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपका कंपाइलर रीड कर पाएगा। ठीक है, ये टोटल का टोटल क्या हो गया हमारा, ये वाला यहाँ तक, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है जिसमें हम 1 लाइन कमेंट भी करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट भी करते हैं। राइट, उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे, यानी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन तो हम कहीं पे भी हम कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी मल्टीपल लाइंस की कमेंट दे सकते हैं जहां पे हमें जरूरत है। लेकिन सबसे पहला जो सेक्शन आता है आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, जिसको लिखना लाजमी होता है, वो सेक्शन है हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम अपनी हेडर फाइल्स को लिखते हैं। तो हेडर फाइल हमारी है #include iostream। ठीक है, तो ये हमारी एक हेडर फाइल है जिसको लिखना लाजमी होता है, जिसको हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। ये हमारा लिंक सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी हमारा लिंक सेक्शन है। ठीक है, ये दोनों ही लिंक सेक्शन है, ये दोनों ही लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप इनको छोड़ नहीं सकते। क्यों आप छोड़ नहीं सकते, ये मैं आपको अभी प्रोग्राम में बताता हूं। उसके बाद आपका आता है डेफिनेशन सेक्शन। ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है, ये 3rd नंबर वाला सेक्शन है, यानी सबसे पहले हम 2nd नंबर वाला सेक्शन है, पहले लिंक सेक्शन है फिर डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन में आप हैश डिफाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करके
जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, सपोज आपने आपकी कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, तो अब मैंने पाई की वैल्यू 3.14 डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब है थ्रू आउट द प्रोग्राम जो आप पाई को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप ये डिफाइन कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डेफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। ये ऑप्शनल होता है, जब आपको जरूरत पड़ती है तो तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, अच्छा, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो ग्लोबली हम एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस बनाते हैं जो हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, यानी उनको आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि हम कैसे ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं और ग्लोबल फंक्शन बनाते हैं। जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा पता लग जाएगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ग्लोबल सेक्शन भी होता है जो डेफिनेशन सेक्शन के बाद आता है, यानी डेफिनेशन सेक्शन के बाद आप ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, मेन फंक्शन डिक्लेरेशन में आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं इंट में, ठीक है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट्स, देन यहां पे आपने लिखना है रिटर्न 0। ठीक है, यहां तक ये आपका टोटल का टोटल मेन फंक्शन सेक्शन है। ये मेन फंक्शन सेक्शन है। अब आप इस मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं जिनको हमने एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज करना है, यानी जो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी वो आप डिक्लेरेशन पार्ट में लिखेंगे, यानी जिन स्टेटमेंट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपने डिक्लेरेशन पार्ट में लिखनी है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट कहलाएगा। सपोज आपने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इसके बाद आपने यहां पे लिख दिया सी आउट a। अब देखें, ये आपने डिक्लेयर किया था कि आपने इंटीजर a को डिक्लेयर किया है, सही है, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। और नीचे आपने आके लिखा है सी आउट a, यानी a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप डिस्प्ले करवाते, तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट हो गया, यानी a एक वेरिएबल था जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगी, तो ये हमारा पार्ट कहलाएगा एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यानी इसके अंदर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आप डिक्लेयर करके आते हैं, उन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक और सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर हम आगे जाके यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वो हम सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शंस वगैरह बनाते हैं जो मेन फंक्शन से अलग होता है, यानी आप मेन फंक्शन के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शंस वगैरह नहीं बना सकते। ये यूजर डिफाइन फंक्शंस क्या है इनको भी मैं आगे जाके क्लियर करूंगा, लेकिन ये आपका एक इंट्रो था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सेक्शंस बताए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये जो मेन फंक्शन सेक्शन है ये लाजमी लिखना है, ठीक है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है ये ऑप्शनल है, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। और ये जो लिंक सेक्शन है जिसके अंदर हमने एक हेडर फाइल आईओस्ट्रीम और दूसरा यूजिंग नेम स्पेस std लगाया हुआ है, ये दोनों लिंक सेक्शन है, इनको लिखना भी लाजमी है, यानी आप ये वाली चीजें लाजमी एक प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, इनको याद करके आपने लिखना है, फिर आप अपना प्रोग्राम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये वाली चीजें आपके प्रोग्राम में होनी ही चाहिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है ये हम क्यों लिखते हैं। मैंने किया कि सी आउट, और अब सी आउट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। आपने क्या करना है, कंपाइल एंड रन, या आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं कोई एरर नहीं तो आप कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं कंपाइल और रन करता हूं। सबसे पहले तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको अब ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। आप देखें हेलो आपका प्रिंट हो रहा है।
अब मैं इस हेडर फाइल को कर देता हूं कमेंट, यानी आपका कंपाइलर इसको रीड ना कर पाए। अब आप देखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो रन होता है कि नहीं। अब देखें, आप सी आउट पे आके वो रुक गया, कह रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सी आउट, जहां से सी आउट को डिक्लेयर किया गया है वो आपके प्रोग्राम में चीज है ही नहीं। सो आप उस चीज को लिखने के बगैर आप सी आउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें, ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी ये एक हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट के अंदर आपका सी इन पड़ा हुआ होता है, यानी आपकी जो हेडर फाइल है उसके अंदर इनपुट स्ट्रीम भी है और आउटपुट स्ट्रीम भी है। आउटपुट स्ट्रीम में आपका सी आउट पड़ा है और इनपुट स्ट्रीम में आपका सी इन पड़ा हुआ है। तो अगर आपने सी इन सी आउट का इस्तेमाल करना है तो आप आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर सी आउट को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो सी आउट है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप देखिएगा, अब देखें, फिर हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, कह रहा है कि यहाँ पे एरर दे रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये भी एरर दे रहा है और एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, ये जो लास्ट एरर है, आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है इसका क्या मतलब है। अगर हम एसटीडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपको सी आउट से पहले एसटीडी और उसके बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, फिर आपका ये जो सी आउट है ये वर्क करेगा। अब देखिएगा, मैं इसको रन करता हूं, देखें हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नेम स्पेस एसटीडी का मतलब है आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो भी होती हैं वो आपकी नेम स्पेस एसटीडी के अंदर पड़ी होती हैं। अब नेम स्पेस जो एसटीडी है, एसटीडी एक नेम स्पेस है जिसके अंदर आपकी टोटल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पड़ी हुई होती हैं। अगर आप उन लाइब्रेरीज के फंक्शंस को या ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाना है। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाना चाहते तो आपने एसटीडी उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है ताकि आप उनको यूज कर पाए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हेडर फाइल का कहा था कि हेडर फाइल के अंदर आपका सी आउट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। हेडर फाइल के अंदर याद रखिएगा हमेशा, हेडर फाइल के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर है। ठीक है, लेकिन इसने काम क्या परफॉर्म करना है, वो आपका नेम स्पेस एसटीडी, आपकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप सी आउट के फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो काम क्या परफॉर्म करेगा, तो आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल करना है। आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सी आउट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सी इन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये जो एसटीडी है इसके अंदर बहुत सारे आपकी जो आइडेंटिफायर्स हैं, आपकी स्ट्रिंग्स हैं, जो आपकी डेटा टाइप्स हैं, वो टोटल के टोटल इसके अंदर डिफाइन है। यानी आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना लाजमी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। राइट, अच्छा, इसके अलावा हम जो नेम स्पेस है ये अपने भी बना सकते हैं। सो इनको बनाने के लिए आपके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा आगे जाके कि हम अपना अगर कोई नेम स्पेस बनाना चाहते हैं जिसका नाम कोई भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे जो नेम स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है वो है एसटीडी, तो यहाँ पे हम एसटीडी की जगह पे अपना कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे हेलो हो गया, यूजिंग नेम स्पेस हेलो। हेलो के अंदर कोई भी चीजें आप डिफाइन कर दें जो काम आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और तो इस तरह आप नेम स्पेस अपना बना सकते हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन ये एक इंट्रो था जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि आप ये वाली चीजें जो हैं इनका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इन चीजों के नाम क्या हैं और कौन कौन सी ये जो चीजें हैं वो लिखना लाजमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।